जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है, लोगों के दिमाग में ये 2-3 ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमेशा आते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, या फिर गोल्ड और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा जो म्यूचुअल फंड जितने रिटर्न देता है और बिल्कुल टैक्स फ्री है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। अभी जो एनपीएस है, इसे रेगुलेट करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। यानी कि यहाँ पर किसी सिस्टमैटिक रिस्क का भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही एनपीएस में आपको इनकम टैक्स में भी कुछ अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो में एनपीएस को डिटेल में समझ लीजिए, पूरे कैलकुलेशन के साथ आपके सामने मैं चीजें रखूंगा जो मैंने अभी कमिट की है। तो सीधी बात करूँ तो ये एक हिडन जेम है। जब भी लोग एनपीएस की बात करते हैं, लोगों को लगता है 5-6% बहुत हो गया, इतनी रिटर्न यहाँ से मिलते होंगे। लेकिन जो रिटर्न्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी शॉकिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की जो जर्नी है वो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बस अगले कुछ मिनट्स दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 करोड़ प्लस का रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हो और उन रिटर्न्स पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाखों रुपए का टैक्स आप बचाने वाले हो। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मान लेते कि आप अभी 25 ईयर्स के हैं और 60 साल की उम्र तक आप 2.5 करोड़ रुपीज का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हो, ताकि रिटायरमेंट में आपके पास अच्छा खासा पैसा रहे। शायद आपको ये 2.5 करोड़ रुपीज अभी बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन मैं अगर 7% के इन्फ्लेशन से भी कैलकुलेट करूँ, जो कि एक बेयर मिनिमम है, तो आपकी अमाउंट 60 साल के जब हो जाएंगे आप, तब अराउंड हो जाएगी मात्र 1 करोड़ की। आज 2.5 करोड़ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब 2.5 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ के आसपास होगी। और रिटायरमेंट के टाइम अगर उतना पैसा आपके पास है तो इट इज़ अ गुड फिगर। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एनपीएस में पैसा डालेंगे तो हमें कितना ही रिटर्न मिलेगा, 5%, 6% का, उससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा। लेकिन ये रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 15 सालों में एनपीएस फंड्स ने अप्रॉक्सीमेटली 13% के रिटर्न दिए हैं और इसी टाइम पीरियड में निफ्टी और सेंसेक्स ने कंपाउंडेड सालाना 11% के रिटर्न दिए हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई सारे एनपीएस फंड्स ने सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडाइसेस को आसानी से बीट किया है। अब आपके लिए कौन से बेस्ट एनपीएस फंड्स हो सकते हैं मैं आगे समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ये है कि एनपीएस में कई सारी एडवांसमेंट्स आ गई है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। बस इसके लिए आपको एनपीएस के जो कैटेगराइजेशन है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब एनपीएस को हम दूसरे इक्विटी बेस्ड रिटायरमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक से कंपेयर करते हैं। मान लेते कि हमें कंपाउंडेड सालाना 12% का रिटर्न मिलता है एनपीएस में भी, और जो आपका म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी। तो 12% के हिसाब से 60 ईयर्स की एज तक 2.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने 5,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी। यानी साल की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 60,000 रुपीज। इस तरह 35 ईयर्स में आपकी कुल मिलाकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 21 लाख रुपीज की होगी और कंपाउंडेड सालाना 12% रिटर्न के हिसाब से आपकी जो टोटल अमाउंट होगी वो 2.5 करोड़ के थोड़ी ऊपर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आपका बन रहा है 2.5 करोड़ का, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए, कैपिटल गेन टैक्स में 2 तरीके आते हैं। शॉर्ट टर्म अगर 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट है तो 20% आपको पे करना पड़ेगा एसटीसीजी, और लॉन्ग टर्म है 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए तो 12.5%। तो अभी ये मोर देन 1 ईयर है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो करीब करीब आपका निकल कर आएगा 30 लाख रुपीस का। तो अगर आप म्यूचुअल फंड और इक्विटी के जरिए जाते तो इतना टैक्स आपको पे करना पड़ता। ठीक है, टैक्स हार्वेस्टिंग करके आप थोड़ा बहुत 4-5 लाख रुपए बचा लेते, लेकिन ओवरऑल अच्छा खासा टैक्स आपको पे करना पड़ता। लेकिन अगर एनपीएस की बात करूं तो यहाँ पर ये टैक्स बिल्कुल जीरो है, विच इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूएसपी ऑफ एनपीएस। मतलब कि रिटायरमेंट के समय आपके पास जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट होगी, जो भी फंड होगा, उसमें से 60% फंड आप तुरंत लमसम विड्रॉ कर सकते हो और ये 60% कॉर्पस बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा और बाकी 40% आपको मंथली पेंशन की तरह मिलता रहेगा। तो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टेड है तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन टैक्स बढ़े घटे उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। एनपीएस के और भी कुछ इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स को लेकर। और हाँ, एनपीएस में एक चीज है जिसका आपको जरूर ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले समझते कि एनपीएस में आखिर इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है लोगों का कि करना तो है लेकिन पता नहीं कैसे करें। तो जैसे कि आपको बता दूं कि अभी एक बड़ा इनकम टैक्स रिबेट मिल रहा है लोगों को कि 12 लाख रुपीज तक अगर आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, प्लस 75,000 रुपीज का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, और आपके एनपीएस में जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस अमाउंट पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 12.75 से भी ये अमाउंट ऊपर जा सकती है, जहां पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो एनपीएस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका सबसे आसान जवाब है प्रोटीएन। अब ये प्रोटीएन क्या है इसके बारे में क्विकली आपको बता देता हूँ। अभी जो प्रोटीएन है वो पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 2008 में अपॉइंट की गई पहली और सबसे ट्रस्टेड सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। फिलहाल प्रोटीएन के पास 97% मार्केट शेयर है एनपीएस में और अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स में, यानी कि ये सबसे पुरानी नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी और मोस्ट ट्रस्टेड सीआरए भी है। तो आई होप अब इसके बाद आपके दिमाग में वो सवाल नहीं आएगा कि ये भाग गए तो क्या होगा, वो भाग गए तो क्या होगा। अब एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रोटीएन के इस लिंक पर क्लिक करना है
इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उसके बाद आपको कंप्लीट करनी है, कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद आपके एनपीएस की चॉइसेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स और नॉमिनीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 2 चॉइसेस अवेलेबल होती है, एक है ऑटो और दूसरी है एक्टिव। उनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या सिलेक्ट करना है और क्यों सिलेक्ट करना है। और लास्ट में आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपना एनपीएस कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह आपका एनपीएस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसके बाद आप अपना एनपीएस कंट्रीब्यूशन यानी कि अपनी एनपीएस इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि एनपीएस में आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो देखिए, एनपीएस में आपको मल्टीपल कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप एनपीएस की ई टियर 1 स्कीम की बात करें तो यहाँ पर कंपाउंडेड सालाना पिछले 5 सालों में 15 to 17% के रिटर्न्स मिले हैं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब आप कहेंगे कि ये स्कीम ई क्या है, ये टियर 1 टियर 2 दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? सारी चीज़ें समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की पेंशन स्कीम के रिटर्न्स देख सकते हो, जो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने कंसिस्टेंटली जो मेजर इंडाइसेस हैं उन्हें भी बीट किया है। और यहाँ पर आप एनपीएस स्कीम्स के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस यानी 15 ईयर्स के रिटर्न्स भी देख सकते हो, जो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पेंशन फंड्स हैं। अब इनमें से कौन सी सिलेक्ट करें, ये भी एक बड़ा सवाल है, तो उस पर भी मैं आता हूँ। अब एनपीएस की कई सारी अलग अलग स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम ई बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रही है। रीजन बीइंग कि जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी, यानी कि यहाँ पर जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका 75% तक का अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। और इक्विटी में जनरली बाकी एसेट क्लासेस से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हिस्टोरिकली हमें मिले हैं लॉन्ग टर्म में, और पेंशन फंड अगेन लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो यहाँ पर ये चॉइस आपको एक बेटर रिटर्न्स दे देती है और देती भी आई है। तो यहाँ पर एनपीएस की क्लास ई मैंने आपको बताई। अब और भी अलग अलग इनकी क्लासेस हैं। तो 4 एसेट क्लासेस जो आपके एलोकेशन के लिए आज अवेलेबल है एनपीएस में, वो ये एसेट क्लास ई, यानी यहाँ पर 75% तक अमाउंट आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट की जाती है। क्लास सी है जो कॉर्पोरेट डेट और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। क्लास जी है जहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डेट की चीज़ें हैं वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, जो काफ़ी सेफ भी है, लेकिन इक्विटी से आपको जनरली रिटर्न्स फिर वहाँ पर कम मिलते हैं। और चौथा है एसेट क्लास ए स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जहाँ पर आपका पैसा आरईआईटीज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इनवेट्स वगैरह इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो एसेट क्लास ए है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। कुछ स्टार्टअप्स में भी, अनलिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और अदर अनकन्वेंशनल जगह पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो शायद आपके लिए रिस्की हो। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में पैसा डालना है तो उसमें आप 5% तक ही, आपके जो भी टोटल अमाउंट है उसका 5% तक ही वहाँ पर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, मैक्सिमम इक्विटी को आप 75% तक का ही अलोकेशन दे सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। अगर उससे ज़्यादा देना है तो उसका एक ऑप्शन है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। तो 75% इक्विटी और फिर बाकी जो 25% है वो आप फिर क्लास सी यानी कॉर्पोरेट डेट या फिर क्लास जी और क्लास ए इनमें डिवाइड कर सकते हो। और इसलिए प्रोटीन पर जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तब आपको एक ऑप्शन पूछा जाता है कि एक्टिव या फिर ऑटो चॉइस आपको चुननी है। तो एक्टिव में क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी कि कितना इक्विटी में डालना है। तो 75 इक्विटी में डाल दिया, 25 गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दिया या गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया, तो दैट कुड बी वन थिंग। तो ये इक्विटी आपको कम करनी है तो वो भी आप एक्टिवली अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आती है, अगर आप फिनोशंस के सब्सक्राइबर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की आपको अच्छी खासी आइडिया है, तो यू कैन गो हेड विद एक्टिव। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं इन्वेस्टमेंट की तो आप ऑटो ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ऑटो में क्या होगा कि आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जहां पर इक्विटी में ज़्यादा पोर्शन आपका दिया जाएगा। दूसरा है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, जहां पर इक्विटी में थोड़ा पोर्शन और कम किया जाएगा आपका। तीसरा है कंजर्वेटिव साइकिल फंड, जिसमें आपका और भी इक्विटी में पोर्शन कम किया जाएगा, डेट की तरफ ज़्यादा रखा जाएगा। और ऑटो चॉइस में जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपका इक्विटी का पोर्शन वो कम करेंगे और डेट का पोर्शन उसमें ज़्यादा करेंगे, ताकि आपकी रिस्क कम होती जाए। और वही एक्टिव में आपको टाइम टू टाइम वो आप बैलेंस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब फिनोशंस का सब्सक्राइबर हो, वीडियो देख रहे हो, तो आई थिंक यू कैन गो हेड विद एक्टिव प्लान। अब टियर 1 टियर 2 पर जाने से पहले आपको बता दो, एनपीएस एक लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से एक अच्छी चीज़ भी है। बट उससे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरह का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आपने 3 साल की इन्वेस्टमेंट लगातार की है एनपीएस में, तो 25% अमाउंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। उसके बाद आप अप टू 3 टाइम्स पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो और हर विड्रॉल के बीच मिनिमम 5 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और ये जो आपका टोटल लॉक इन पीरियड होता है ये 60 ईयर्स की एज तक होता है। तो बेसिकली देखिए, ये अच्छी चीज़ इसलिए भी है
कि रिटायरमेंट कॉर्पस का आपका गोल ही होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का कि अब रिटायरमेंट के टाइम आपको पैसा मिले। अब बीच में ही सारा पैसा निकाल लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लॉक इन पीरियड्स डाले गए हैं। जब आप 60 ईयर्स के होंगे तो यू विल बी थैंकफुल कि अच्छा हुआ ये लॉक इन पीरियड है, जिसकी वजह से चाहते हुए भी मैं पैसे नहीं निकाल पाया और मेरा जो कॉर्पस एक बड़ा कॉर्पस मुझे रिटायरमेंट के टाइम में मिला, जो मुझे रिटायरमेंट लाइफ में काफ़ी काम में आएगा। अब एनपीएस में आप इन्वेस्ट करते तो आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। इसका क्या मतलब है? तो टीयर 1 मतलब ये नॉर्मल कि जहाँ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी को आप 75% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं दे सकते, सो दैट इज़ क्वाइट लिमिटेड हियर। टीयर 2 में क्या है कि आप इक्विटी 100% तक लेकर जा सकते हो, लेकिन फिर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टीयर 1 पर ही फोकस कीजिए। 75% एंड 25 इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपकी रिस्क भी मैनेज हो जाती है, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं और एनपीएस में आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लग रहा है। सो जो लोग बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करने वाले, जिनका और भी ज़्यादा रिटायरमेंट कॉर्पस का प्लान है, तो उनके लिए तो ये गोल्ड माइन मैं कह सकता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद एक फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। अब लोगों को क्या लगता था कि एनपीएस मतलब एक कोई पर्टिकुलर एक ही स्कीम है जिसमें पैसा डालो थोड़े बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप स्कीम ई टीयर 1 के फंड्स देखोगे, स्कीम ई मतलब इक्विटी में 75% तक का एलोकेशन, और स्कीम ई टीयर 1 मुझे लगता है काफ़ी हद तक लगभग सारे लोगों के लिए आइडियल है, अनलेस एंड अनटिल आपकी एज 50 से ऊपर है। तो यहाँ पर कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पेंशन फंड्स आपको मिलेंगे। आदित्य बिरला है, एक्सिस है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, और आप नाम पढ़ सकते हो। इनकी इंसेप्शन डेट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी तारीख को ये शुरू हुए थे, कितना एसेट ये मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो फिलहाल एचडीएफसी का है, 48,000 करोड़ रुपीज़ वो मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका एसबीआई और थर्ड नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। कितने टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और कितने रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर सिंस इंसेप्शन पर आप नज़र डालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर लगभग सारे के सारे फंड्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सबके रिटर्न्स जो है वो आपको 11% के ऊपर ही मिलेंगे कंपाउंडेड सालाना। यहाँ पर एचडीएफसी पेंशन फंड की बात करें तो उनके रिटर्न्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और लगभग 10-11 साल हो गए उनका पेंशन फंड ये चल रहा है और इस तरह के कंपाउंड सालाना रिटर्न्स कंसिस्टेंटली उन्होंने दिए हैं। कुछ फंड्स ऐसे भी जो रिसेंटली शुरू हुए, तो मुझे लगता है कि जब भी आप रिटर्न्स देखो तो मिनिमम 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप देखो और क्या क्या उनका फंड में एलोकेशन है, कौन कौन फंड मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर्स कौन है, उनकी डिटेल आप बनाओ। आप चाहे तो उस पर एक स्पेशल वीडियो में बना सकते हो, अगर आप कमेंट में बताते हो तो उसमें मैं आपको फिगर आउट करके दे सकता हूँ। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 2 फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने एनालिसिस अनुसार कि किस तरह के रिटर्न्स वो दे रहे हैं, कौन फंड मैनेजर है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा लंबा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ फंड्स है जैसे कि डीएसपी वगैरह जो अभी शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है एकदम नए प्लेयर को चांस देने के बजाय आपको उनके साथ जाना चाहिए जो लंबे टाइम से हैं, कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। और उनके फंड मैनेजर का भी एक प्रोफाइल आप देख लीजिए कि किस तरह के रिटर्न्स उन्होंने अपने और अदर फंड्स में भी दिए हैं। अगर हम प्योरली रिटर्न्स देखें तो वो एक बेटर पैरामीटर नहीं हुआ, लेकिन प्योरली रिटर्न्स के बेसिस पर एचडीएफसी और टाटा पेंशन फंड के रिटर्न्स काफ़ी बेहतर है। तो ये लिस्ट सारी आपके सामने है, इस वीडियो को आप सेव कर सकते हो कि आने वाले टाइम में जब भी आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना हो तो ये डेटा आपके पास रहे। तो आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और बाकी सारे पैरामीटर्स देख के आप बड़े आसानी से अपने लिए, मतलब अगर आपको इक्विटी में जाना है तो क्लास ई टीयर 1 वाला इनमें से कोई एक अच्छा फंड सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिटायरमेंट के लिए आपके सामने अभी पूरी तरह से खुल गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट सॉल्व नहीं हुआ है आपका, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है जिससे रिलेटेड आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। विल ऑल्सो ट्राई टू कवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके प्रोटियन के साथ अपना एनपीएस अकाउंट अभी खोलिए और अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कीजिए। एनपीएस इज अ स्मार्टर वे टू सेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे काफ़ी मजा आया वीडियो बनाते टाइम, क्योंकि मेरा भी ये पर्सनल यही एक्सपेक्टेशन था कि एनपीएस मतलब क्या है, 5-6% रिटर्न देते होंगे। लेकिन ये चीज़ें जब रिसर्च में मुझे पता चली तो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये सारी चीज़ें मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। तो आशा करता हूँ कि आप भी इसे बाकी लोगों तक पहुँचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी तक पहुँचाएं। हम देखते हैं कि आजकल आप लोग वीडियोस काफ़ी कम शेयर कर रहे हो, तो लोगों तक भी ज़रूर बताइए ये नॉलेज, बिकॉज बहुत सारे लोग कोर फाइनेंस की वीडियोस नहीं देखते हैं और वो माइंडसेट चेंज करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। हम कोशिश कर रहे हैं एट फिनोवेशंस कि वो चेंज हो जाए, लेकिन आप भी थोड़ी मदद कीजिए लोगों की कि उन तक ये सारा नॉलेज पहुँच सके और वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें।